हेलो स्टूडेंट। तो हम आपके पास पिछले वीडियोस में हमने आपके पास पढ़ा रेखा के समीकरण विविध रूपों में, और उस पर आधारित बस एक्सरसाइज की हमने 10.2। ठीक, तो आज से हम आपके पास वीडियो में पढ़ रहे हैं आपके पास जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन, यानी व्यापक समीकरण, रेखा का व्यापक समीकरण। ये हमने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा आपके पास है कि एक आपके पास एक चर पर आधारित, दो चरों पर आधारित जो समीकरण होता है रैखिक समीकरण, वही आपके पास क्या निरूपित करता है, एक रेखा को निरूपित करता है। ठीक, तो यानी जब हम बात करें कि जनरल इक्वेशन की बात, तो इक्वेशन आपके पास ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये जो समीकरण है ये हमेशा क्या निरूपित करता है, ये आपके पास एक रेखा को निरूपित करता है जो दो चरों पर आधारित एक्स और वाई पर है। ये पास है लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जहाँ एक्स और वाई क्या है, ये वेरिएबल्स आपके पास। ठीक है, तो दो चरों पर आधारित रैखिक समीकरण है, और यही आपके पास क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपके पास रेखा का व्यापक समीकरण, जहाँ आपके पास वेयर ए बी एंड सी बिलोंग्स टू आर, ये तीनों के तीनों क्या है, वास्तविक अचर आपके पास, वास्तविक संख्याएं आपके पास, ये आपके पास। ठीक है, अब इसके अलावा एक कंडीशन हो रहा है कि ए और बी दोनों को एक साथ शून्य नहीं हो सकता है, यानी बस ए इक्वल टू 0 तो बी डज नॉट, ए डज नॉट इक्वल टू, तो आपके पास याद रखना ए 0 है और बी 0, ये मतलब आपके पास इन दोनों को एक साथ शून्य नहीं होना, यानी ए 0 नहीं है और बी को भी 0 नहीं होना है, एक साथ आपके पास दोनों के दोनों शून्य नहीं होने चाहिए। दोनों के दोनों अगर एक साथ शून्य होंगे तो समीकरण, वो रैखिक समीकरण निरूपित नहीं होने वाली है। ठीक, अगर मान लो ए 0 होता तो ये होता केवल बी वाई प्लस सी इक्वल टू, ये रैखिक समीकरण होता पर एक वेरिएबल वाला, और बी 0 होता तब भी आपके पास क्या मिलता, एक चर पर आधारित रैखिक समीकरण होता। ठीक है, तो जब भी हमको कहेंगे आपके पास जनरल इक्वेशन क्या होता है, तो हमेशा जनरल इक्वेशन आपके पास होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन आपके पास होने वाला है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये है आपके पास रेखा का व्यापक समीकरण। ठीक, तो ये आपके पास हमेशा क्या निरूपित करेगा, एक रेखा को निरूपित करने वाला है। ठीक, अब होगा क्या आपके पास कि हम इसको रूपांतरित करेंगे, इसको ट्रांसफॉर्मेशन करना है अलग अलग रूपों में आपके पास। ठीक है, देखो तो हम यहाँ से पढ़ रहे हैं आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन, ऑफ जनरल इक्वेशन इन वेरियस फॉर्म्स, जो हमने आगे वेरियस फॉर्म्स पढ़े हैं उनमें, अब सब में तो नहीं पर आपके पास कुछ कुछ में हम इजीली इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जैसे आपके पास आता है बिंदु ढाल रूप, तो सबसे पहला जो रूपांतरण है वो किस में होने वाला है, पहला आपके पास रूपांतरण होगा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इसमें हम क्या करने वाले, इसको रूपांतरित करने वाले हैं। ये जो जनरल इक्वेशन हमने पढ़ा इसको रूपांतरित करेंगे किसमें, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जो कि हमको मालूम है कौन सा रूप था, y बराबर एम एक्स प्लस सी, इसमें हम रूपांतरित करने वाले हैं। देखो आपके पास, तो सबसे पहले देखो हमारे पास दिया हुआ जो जनरल इक्वेशन है वो क्या, पास देखो जनरल इक्वेशन था लाइन इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये आपके पास है। ठीक, तो मान लो इसमें आपके पास b का मान शून्य नहीं है, अब क्यों नहीं है वो भी आपको बताऊंगा। देखिए, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि मुझे मालूम है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ये है y बराबर एम एक्स प्लस सी, तो मैं सीधे सीधे इसमें y का मान निकालने को, तो बी वाई इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी, तो y इक्वल टू हो जाएगा माइनस ए अपॉन बी एक्स प्लस माइनस सी अपॉन बी। तो ये आपके पास अपने आप किस में चेंज हो गया है, अंतःखंड रूप में, ये आपके पास हो गया ढाल अंतःखंड रूप में। देखो आपके पास इस प्रकार से अगर आपसे कहा जाए स्लोप क्या है, स्लोप m बराबर यहाँ पर हो गया माइनस ए अपॉन बी, और जिस टाइम पर ये y बराबर एम एक्स प्लस सी होता है, सी कहलाता है आपके पास y अंतःखंड। तो यानी इस प्रकार से आपके पास
ये मैंने आपके पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में मैंने जनरल इक्वेशन को जब चेंज किया तो करना कैसे करना है कि सीधे इसमें से y का मान निकालना है। तो y इक्वल टू हो जाएगा -a/b इंटू एक्स प्लस -c/b। तो ये इस प्रकार से आपका सी मिल गया। स्लोप उस रेखा इस जनरल इक्वेशन में स्लोप क्या होता है -a/b, और कहेंगे y इंटरसेप्ट निकालिए इक्वल टू सीधे सीधे हो जाएगा -c/b। तो अगर व्यापक रूप दिया है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो उस टाइम पर आपको कहा जाएगा कि उसके ढाल या अंतखंड निकालिए y अंतखंड, तो आप इजीली स्लोप हो जाएगा। देखो -a/b मतलब -x का गुणांक अपॉन y का गुणांक। अब देखो इसके आधार पर मैं बताता हूँ कि b का मान 0 है। अगर b का मान 0 होगा तो ढाल क्या हो जाएगी, अपरिभाषित, और ये भी क्या हो जाएगा, ये भी अपरिभाषित। तो उस टाइम पर सिंपली ये एक ऐसी, अगर मान लो b 0 होता है यहाँ पर, इसमें अगर b 0 होता है तो उस टाइम पर क्या मिलेगा, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, ये मिलेगा ax बराबर c माइनस सी, यानी x बराबर -c/, यानी एक कांस्टेंट के रूप में मिल रहा है, जो कि क्या होती है, एक ऐसी रेखा होती है जो x अक्ष पर क्या होती है, लंबवत। ठीक, तो ये आपके पास है, मैंने ढाल अंतखंड रूप में चेंज कर दिया, तो मुझे क्या प्राप्त हो रहा है, y बराबर -a/bx प्लस, क्योंकि ढाल अंतखंड में प्लस c लिखा जाए तो -c/b, तो -c/b क्या हो गया, इसका y अंतखंड। ठीक, अब देखिए अगर इसमें b 0 होता तो ये सिंपली इस इक्वेशन में अगर b का मान 0 रख दिया जाए तो ये हो जाएगा ax प्लस सी इक्वल टू 0, या सिंपली आपको प्राप्त होगा x इक्वल टू -c/a। ये इस प्रकार से प्राप्त हो रहा है। तो आपको मालूम है ये कि आपके पास है, ये एक लाइन है परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, या तो आप ऐसे लिख सकते हैं, या फिर और आप ये भी कह सकते हैं लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। तो ये इस टाइम पर अगर b 0 होता तो उस टाइम पर ये मिलता, तो इस टाइम आपके पास ये आपके पास एक ऐसी रेखा प्राप्त होती जो क्या है, x अक्ष पर लंबवत है, और इसमें केवल पॉसिबल है x इंटरसेप्ट। तो इसके केस में x इंटरसेप्ट कहलाता है इज -c/a। तो उस टाइम पर ये कहलाएगा -c/a क्या कहलाएगा, अंतखंड आपके पास। ठीक, तो इस पे देखिए पास मैं एक एग्जांपल भी बता रहा हूँ किस प्रकार से हम रूपांतरित करने वाले हैं आपके पास। ठीक है, तो मैंने कहा आपके पास एग्जांपल देखे आपके पास, मैंने कहा इक्वेशन ऑफ लाइन है किस रूप में, मैंने कहा जनरल इक्वेशन जो आपके पास है वो था 3x - 4y + 10 = 0, और आपसे कहा जाए इसके लिए इसकी ढाल भी निकालिए, और मतलब इसकी ढाल भी निकालनी है और एक्स वाई अंतखंड दोनों निकालने हैं आपको, ध्यान सुना आपका, एक्स भी निकालना है और वाई अंतखंड। ठीक है, तो मैंने कहा आपके पास इसके फाइंड आउट क्या करना है, आपको निकालना है एक तो स्लोप, और साथ में स्लोप निकालना है, और मैं कहता हूँ वाई इंटरसेप्ट निकालते हैं, क्योंकि इस केस में b 0 नहीं है तो इस टाइम पे वो निकालना। ठीक है, तो y इंटरसेप्ट निकालना, तो दो चीज़ें निकालनी। तो सब लोग क्या देखो, हमें से जनरल इक्वेशन दिया हुआ है, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन इज, ये है 3x - 4y + 10 = 0। तो हम इसको क्या चेंज करेंगे, इसको रूपांतरित करेंगे किसमें, आपके पास जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, ट्रांसफॉर्म इक्वेशन इनटू स्लोप इंटरसेप्ट, क्योंकि मुझे स्लोप भी चाहिए और इंटरसेप्ट भी चाहिए, तो मैं इसको स्लोप इंटरसेप्ट बने यानी y = mx + c में चेंज करूँगा। तो क्या करेंगे, इसमें सीधे y का मान निकालना है आपको। ये इसको सॉल्व कर रहा हूँ तो हो रहा है 4y = हो जाएगा 3x + 10, यानी y = 3/4x + 10/4। तो इस प्रकार से आपके पास देखो सिंपल था, इससे जब तुलना करें तो एक बार स्लोप हो जाएगा, स्लोप ऑफ लाइन इक्वल टू m, और m की जगह पे कितना रखा है, 3/4, और इसके साथ साथ y इंटरसेप्ट होगा, y इंटरसेप्ट इक्वल टू जो यहाँ पर c आपके पास था, इसमें c इक्वल टू होगा 10/4 यानी 5/2। तो ये मैंने आपके पास क्या निकाल लिया, इस रेखा के लिए, ये दी हुई जो रेखा थी इसके लिए स्लोप भी निकाल लिया और उसका y अंतखंड भी ज्ञात कर लिया है आपके पास। ठीक, अब आपके पास रूपांतरण किसमें, इंटरसेप्ट फॉर्म यानी अंतखंड रूप में, यानी हम क्या कर रहे हैं, रूपांतरित करेंगे आपके पास जनरल इक्वेशन को अंतखंड रूप में। मान लो अंतखंड रूप याद रखना क्या था, अंतखंड रूप था x/a
प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। तो मान लो कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ सी डज नॉट इक्वल टू 0, सी को 0 नहीं होना आपके पास, ठीक है। ये आपके पास क्या है, इज जनरल इक्वेशन आपके पास ऑफ लाइन। ये आपके पास व्यापक रूप है आपके पास, और इसमें अनिवार्य रूप से सी का मान 0 नहीं है मान लो, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इसको इस रूप में चेंज करने के लिए तो मैंने लिख दिया, तो इसको चेंज करना है अंतःखंड रूप में। तो देखो इसको मैं थोड़ा सा चेंज करके मैं लिख रहा हूँ, यानी ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस सी। तो मैं इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकता हूँ। अब अगर ये माइनस सी है तो मैं चाहता हूँ इधर 1 बन जाए, तो 1 बनने के लिए मैंने क्या, इस समीकरण को डिवाइड कर दिया, क्योंकि इस तरफ जब अंतःखंड रूप की बात करें यहाँ कितना होना चाहिए, 1। तो मैंने इस इक्वेशन को डिवाइड किया इक्वेशन बाय माइनस सी, बोथ साइड्स, दोनों पक्षों में मैंने क्या कर दिया, माइनस सी से आपके पास डिवाइड किया। तो आपके पास ये हो जाएगा ए एक्स अपॉन माइनस सी प्लस बी वाई अपॉन माइनस सी, और इधर माइनस सी अपॉन माइनस सी। तो ये तो कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, और यहाँ मैं लिख सकता हूँ क्योंकि मुझे इस रूप में लिखना, तो ये ए नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा एक्स अपॉन माइनस सी अपॉन ए प्लस वाई अपॉन माइनस सी अपॉन बी इक्वल टू 1। तो ये अपने आप ही किस में चेंज हो गया है, ये चेंज हो गया है अंतःखंड रूप में। अब थोड़ा सा ध्यान देना, अब अंतःखंड रूप में चेंज हुआ है, तो अगर कहा जाए कि एक्स इंटरसेप्ट क्या है, वेयर एक्स इंटरसेप्ट, जिसे निरूपित करते हैं ए द्वारा, ये हो जाएगा माइनस सी अपॉन ए। और इसी प्रकार से वाई इंटरसेप्ट हो जाएगा, निरूपित करते हैं बी द्वारा, ये हो जाएगा माइनस सी अपॉन ए बी बी, ठीक। और अगर आपको याद हो तो जो मैंने इससे पहले वाला आपके पास ढाल अंतःखंड रूप में जो ढाल निकाली तो नहीं, प्लस वाई अंतःखंड जब निकालते कितना, माइनस सी अपॉन बी ही प्राप्त हो रहा था आपके पास, ठीक है। तो अगर माइनस सी अपॉन बी आपके पास एक वाई अंतःखंड था, तो उसी प्रकार से माइनस सी अपॉन ए क्या हो जाएगा आपके पास। अब ये सी है क्या, देखो कॉन्स्ट अचर पद बटे वाई का गुणांक, और ये क्या है, अचर पद माइनस अचर पद बटे आपके पास एक्स का गुणांक। तो इस प्रकार से आप उसको याद भी रख सकते हो आपके पास, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हो गया। अब मान लो c इक्वल टू 0 हो जाए, इसको देखना आपके पास, इफ c इक्वल टू 0, तो जनरल इक्वेशन रहा होगा, देन जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन एज उस टाइम पर हो जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू 0। तो जब आपके पास अचर आपके पास 0 हो जाए इस जनरल इक्वेशन में, c बराबर क्या हो जाए 0, तो इस टाइम पर ये जो लाइन होगी ये एक ऐसी रेखा होगी जो आपके पास क्या होने वाली, अंतःखंड का निर्माण नहीं करती है और मूल बिंदु से जाती है, ठीक है। तो इस टाइम पर ये जो आपके पास ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू 0 है, ये लाइन जो है, लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन, ये हमेशा आपके पास मूल बिंदु से होके जाने वाली आपके पास रेखा है, ठीक है, जिसे हम ओ द्वारा निरूपित करते हैं, आपको मालूम है, ठीक। और आपके पास इंटरसेप्ट का फॉर्मेशन नहीं करते, ठीक है, एंड डज नॉट फॉर्म या मेक एनी इंटरसेप्ट विद एक्स एंड वाई एक्सिस, और अंतःखंड का निर्माण नहीं करते। मतलब इस केस में ये भी कह सकता हूँ मैं, a इक्वल टू 0 होता है और b इक्वल टू क्या होता है उस टाइम पर 0 होता है। तो जब भी आपके पास c बराबर 0 होगा तो उस टाइम पर अंतःखंड नहीं बनेंगे, इसलिए हम उस केस में उसको अंतःखंड रूप में परिवर्तित भी नहीं कर सकते हैं आपके पास, ठीक। तो उस टाइम पर अंतःखंड नहीं बनने, तो इसलिए आपके पास उस टाइम पर आपके पास वो एक ऐसी रेखा होगी जो मूल बिंदु से होके जाने वाली है आपके पास, ठीक। तो कोई भी समीकरण जो ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू 0 हो, तो वो आपके पास क्या निरूपित करता है, एक ऐसी रेखा को निरूपित करेगा जिस जो कहाँ से गुजर रही है, मूल बिंदु से गुजर रही है और अंतःखंड का निर्माण नहीं कर रही है आपके पास, ठीक। तो उस टाइम पर अंतःखंड क्या हो जाएंगे, ए और बी दोनों क्या हो जाएंगे 0। तो इसलिए आपके पास इस केस में जब सी का मान 0 होगा, अगर सी का मान इसलिए कहा गया है, इसीलिए सी का मान 0 होना अनिवार्य है उसको अंतःखंड रूप में चेंज करने के लिए आपके पास, ठीक। अब इस पर एक एग्जाम्पल देखिए। अब आपके पास क्वेश्चन आपके पास है कि आपको इंटरसेप्ट ज्ञात करना है इस लाइन के,
जो अंतःखंड इसके हैं और निकालना है, ठीक है। तो देखो एक बार हमें जनरल इक्वेशन दिया हुआ है, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन यानी व्यापक रूप दिया हुआ है, वो है 2x + 3y + 6 = 0। इसे हमें पहले अंतःखंड रूप में चेंज करना पड़ता है, इस रूप में चेंज करना है, ठीक है। तो मुझे अनिवार्य रूप से इधर क्या चाहिए 1, तो मैं क्या करूँगा इस कॉन्स्टेंट वाले भाग को इधर, तो 2x + 3y = -6 और इसको डिवाइड कर दिया जाएगा, डिवाइड इक्वेशन बाय, क्योंकि मुझे इधर -6 नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए 1 चाहिए, तो मैंने इसको डिवाइड कर दिया -6। तो क्या प्राप्त होता है देखते हैं, ये हो जाएगा 2x / -6 + 3y / -6 = -6 तो मुझे प्राप्त हो गया x / -3 + y / -2 और =1। तो ये किस में चेंज हो गई है, इस मानक रूप में चेंज हो गई है। तो अंतःखंड आपके पास, ये अंतःखंड रूप में चेंज हो गई है, आपके पास है इंटरसेप्ट फॉर्म। तो मैंने क्या किया, आपके पास जो जनरल इक्वेशन दिया हुआ था उसको मैंने किस में चेंज कर दिया, अंतःखंड रूप में। तो पूछा हुआ है अंतःखंड, तो आपसे पूछा जाए वो क्या है, तो देखो नाउ x इंटरसेप्ट इज a उसे निरूपित करते हैं, a कितना है -3 और y इंटरसेप्ट क्या हो गया, उसे निरूपित करते हैं किसके द्वारा, b के द्वारा। तो b कितना हो गया -2। तो मैंने दोनों ही अंतःखंड आपके लिए ये ज्ञात कर लिए हैं, तो इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो। इसके द्वारा हम किसी भी समीकरण में आपके पास अगर अंतःखंड निकालने के लिए कहा जाए तो हम उसको क्या करेंगे, अंतःखंड रूप में चेंज करें। पर उसके लिए अनिवार्य रूप से जो ये c हो वो शून्य नहीं होना चाहिए। अगर c कहीं पर शून्य होता है तो उस टाइम पर अंतःखंड निकालना पॉसिबल नहीं होने वाला आपके पास, ठीक है। तो मैंने आपके पास यहाँ पर किस क्या निकाल लिया, अंतःखंड ज्ञात कर लिया आपके पास, ठीक। तो जो कि x अंतःखंड मिल रहा है -3 और y, यानी फिगर कुछ इसका इस प्रकार से होगा, देखिए दोनों ही अंतःखंड ऋणात्मक साइड में बने हैं, ठीक है। तो देखिए जो लाइन होगी ये तो x पॉजिटिव है, y पॉजिटिव, x' और y'। तो देखिए इसने x अक्ष को -3 इकाई, मतलब -3 यहाँ कहीं होगा, और 2 इधर मैंने मान लिया, ये -2 है, ये -1 है, इसी प्रकार से 1 -1 -2 -3। तो इसने x अक्ष को कितने इकाई पे, -2, मतलब आपको लेफ्ट साइड में जाना है आपके पास, और -2 का मतलब बिलो द ओरिजिन, ये ओरिजिन से नीचे। तो मतलब लाइन कैसी होगी, ये दोनों अंतःखंड आपके पास इस प्रकार से रेखा जो बनेगी इस प्रकार से बनेगी, ये है वो लाइन जिसने x के साथ -3 का अंतःखंड और y के साथ -2 का अंतःखंड निर्मित किया आपके पास, ठीक। अब मैं आपके पास जो व्यापक समीकरण हमने पढ़ा आपके पास, उसको किस में चेंज करने वाला हूँ, लंब रूप में आपके पास, ठीक है। तो आपको मालूम है कि व्यापक समीकरण क्या होता है आपके पास, जो जनरल इक्वेशन है वो क्या है, देखिए जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन आपके पास है ax + by + c = 0, ठीक। और इसके अतिरिक्त आपने नॉर्मल फॉर्म भी पढ़ा है, नॉर्मल फॉर्म होता है आपके पास ऑफलाइन, वो है इस प्रकार से cos ω × x + sin ω × y = p। अब इसमें ज़रा ध्यान देना, ये 2 रूप हैं, तो मैं चाहता हूँ कि रूपांतरित हो जाए। तो देखे जाए आपके पास तो ये लगभग एक जैसा ही है। देखो x का गुणांक यहाँ पर a है, तो यहाँ x का गुणांक क्या है cos, मतलब a के समान संख्या क्या होगी cos ω, या समान नहीं होगी तो समान अनुपात में भी हो सकती है, ठीक। तो बस आपके पास ध्यान देना है, यहाँ पर p है, ये यहाँ पर ये जो c है उधर आगे -c होगा, पर p क्या एक लंबाई आपके पास है। तो थोड़ा आपके पास ध्यान देना, इसको अगर मैं इसको इस रूप में लिख दूँ इसी जगह जैसा, तो मैंने लिख दिया ax + by = -c, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक। अब मैं इनकी तुलना करूं तो दोनों के दोनों क्या हैं, दोनों समीकरण क्या समान आपके पास है। अगर ये समान है तो यानी इनके जो x y और z के गुणांक होंगे समान अनुपात में होने चाहिए। तो देखो, तो अगर ये समान अनुपात में होगा तो मतलब a/cos ω होना चाहिए b/sin ω, और ऐसे ही -c/p आपके पास, जिसकी मदद से अब मैं पूछूं आपके पास, जैसे मैंने इन दोनों को अगर एक साथ ले लिया, अब मैं ये आपके पास देखो, मैं कहूँ a/cos ω = होना चाहिए -c/p,
तो इससे मुझे कॉस ओमेगा प्राप्त हो जाएगा। तो कॉस ओमेगा इक्वल टू क्या प्राप्त हो रहा है, देखिए ये आपके पास हो रहा है आपके पास माइनस ए पी अपॉन सी, ये प्राप्त। इसी प्रकार जब आप साइन ओमेगा निकालते हैं तो साइन ओमेगा मिलेगा माइनस बी पी अपॉन सी, ये प्राप्त होगा। और मुझे मालूम है इसका स्क्वायर प्लस स्क्वायर हमेशा क्या होता है 1, यानी तो आपके पास कॉस स्क्वायर ओमेगा प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा अगर मैं करूं तो यानी इसका स्क्वायर प्लस स्क्वायर तो हो जाएगा माइनस ए पी अपॉन सी का स्क्वायर प्लस माइनस बी पी अपॉन सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसमें देखिए आपके पास स्क्वायर करने पे दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। तो इसके आधार पर आपके पास देखो इसमें प्राप्त हो रहा है ए स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस इंटू पी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1। और इसके आधार पर मैं डायरेक्ट आपके पास मैं कहूँ कि इसमें उभयनिष्ठ जो है उसको ले लिया जाए तो देखो आपके पास क्या मिल रहा है पी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर उभयनिष्ठ हो गया, मिल गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसके आधार पर मेरे पास डायरेक्ट मिलेगा पी स्क्वायर इक्वल टू देखिए सी स्क्वायर अपॉन रूट सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये भी क्या हो जाएगा पी की जगह पे क्या आ जाएगा रूट। तो मुझे पी का मान मिल रहा है प्लस माइनस सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस, तो पी मुझे प्राप्त हो गया है। तो पी प्राप्त हो जाए तो क्योंकि पी पे आधारित है ये आपके पास, तो कॉस ओमेगा और साइन ओमेगा मान ज्ञात किया जा सकता है। देखो किस प्रकार से, तो मुझे प्राप्त हुआ पी इक्वल टू प्लस माइनस सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसलिए इसके आधार पर अगर मैं कहूँ कि कॉस ओमेगा की वैल्यू निकाले तो जाएगा प्लस माइनस, क्योंकि वो था आपने जब वैल्यू निकालता कॉस ओमेगा था तो वो आपके पास ए पी अपॉन सी था, तो सी से सी कैंसिल होगा, पास बचेगा प्लस माइनस ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और साइन ओमेगा इक्वल टू बचेगा केवल प्लस माइनस बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब अगर अपने साइन ओमेगा कॉस ओमेगा निकाल लिया तो इजीली हम आपके पास क्या कर सकते हैं उस सॉल्यूशन उसको जो समीकरण दिया था उसको हम लंब रूप में किस प्रकार से करते हैं, देन इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जी, उसको परपेंडिकुलर रूप में हम देखेंगे, देखो इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू नॉर्मल फॉर्म। वो किस में चेंज हो जाएगा, नॉर्मल फॉर्म में एज, किस प्रकार से ये हो जाएगा कॉस ओमेगा एक्स प्लस साइन ओमेगा वाई इक्वल टू पी। अब थोड़ा सा ध्यान देना, आपने ए बी ये कॉस ओमेगा साइन ओमेगा निकाले हुए हैं जहाँ आपके पास वेयर कॉस ओमेगा इक्वल टू, अब ध्यान दो ये ए बी सी है ना, तो इस पे आधारित मैंने कॉस ओमेगा का मान निकाला था प्लस माइनस ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी प्रकार से साइन ओमेगा इक्वल टू था प्लस माइनस बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और पी इक्वल टू था आपने पी निकाला था प्लस माइनस सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस। अब थोड़ा सा ध्यान देना है, अब हमको प्लस लेना है या माइनस लेना है वो डिपेंड करता है कि पी क्या होना। पी क्योंकि दूरी है तो दूरी को हमेशा क्या होना है पॉजिटिव, ठीक है। तो जो साइन का सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन ऑफ साइन डिपेंड्स ऑन पी। तो पी हमेशा क्या होना चाहिए, हमेशा आपको मालूम है कि दूरी है तो हमेशा क्या होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए। तो आपको इसमें प्लस माइनस का चिन्ह इस प्रकार से लेना है कि आपके पास हमेशा क्या मिले पी का मान क्या मिले पॉजिटिव। अब मान लो कि कहीं पर सी आपके पास माना सी आपके पास प्लस मिल रहा था तब तो आपको पॉजिटिव लेंगे क्या, ताकि क्या सी अपॉन ये क्योंकि पी था ना तो हम प्लस वाले को ही लेंगे। अगर सी नेगेटिव मिल रहा है, भाई आपने सी निकाला सी कह रहा है नेगेटिव, तो आगे से क्या ले लेंगे माइनस, ताकि पी क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो इस प्रकार से आपके पास हम क्या कर सकते हैं उसको ईजिली नॉर्मल फॉर्म में रूपांतरित कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे हम आपको एग्जाम्पल बता देंगे।
अब देखिए आपके पास ये एक व्यापक रूप में समीकरण दिया है, इसको किस में चेंज करना है, नॉर्मल फॉर्म। तो एग्जांपल देखिए, सॉल्यूशन देखिए पास, तो जनरल इक्वेशन दिया हुआ है ऑफ लाइन इज √3x + y - 8 = 0। तो अगर मैं इसकी व्यापक समीकरण से तुलना करता हूँ तो यहाँ आपके पास a = क्या प्राप्त हो रहा है, देखो a = √3, b = 1 और c = मिल रहा है -8। c = क्या प्राप्त हो रहा है, -8। तो सबसे पहले हमको, क्योंकि वहाँ पर आपके पास जब फॉर्मूला हमने देखा होगा तो वहाँ पर आपके पास फॉर्मूले में जो कैलकुलेशन थे बस उसमें, जब क्योंकि मानक रूप में प्लस सी था ना ये, तो सी बराबर कितना रहा है यहाँ पर -p आपके पास, ठीक। तो आपके पास ये प्राप्त हो रहा है, चाहे तो आप इसको ऐसे लिखेंगे तो आपके पास देखिए क्या प्राप्त होगा। तो जो मैंने आपको व्यापक रूप लिखा है उसमें हमेशा क्या होता है कि चाहे वो हम चाहे कॉस ओमेगा निकालना हो, साइन ओमेगा निकालना हो या p निकालना हो, हमेशा क्या होता है √a² + b² से का डिवीज़न जरूर किया जाता है। तो पहले निकालूंगा, तो समीकरण एक आपके पास ये दे रखा है, इसमें क्या करूँगा, पहले निकालूंगा a² + b² का रूट में निकालता हूँ क्योंकि इससे डिवाइड किया जाता है। तो ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट के अंदर √3 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, यानी कितना आ रहा है 4, ये हो रहा है 4 प्राप्त हो रहा है, ठीक है, यानी +-2, ये आपके पास +-2 है, ठीक। अब देखो, अब मुझे इसको देखना है तो ये आपके पास हो जाएगा कॉस ओमेगा। तो सबसे पहले देखिए निकालेंगे, तो ना कॉस ओमेगा इक्वल टू मैंने बताया था +-a/√a² + b², यानी ये था +-2 सॉरी ये तो आपके पास a तो दिया हुआ है √3 +-√3 ये आ रहा है 2, ठीक। इसी प्रकार से साइन ओमेगा इक्वल टू था +-b/√a² + b², ये भी हो जाएगा 1/2 आपके पास, इसका वैल्यू कितनी आ रही थी 2, ये आपने 2 निकाला बस, ठीक है। तो ये कैसे हो रहा है +-, और साथ में p इक्वल टू था +-c/√a² + b² इक्वल टू, अब मुझे मालूम है c का मान है -8/2 आपके पास। तो वैल्यू इस प्रकार से लेने की ये क्या हो जाए पॉजिटिव, क्योंकि p को अनिवार्य रूप से क्या होना है पॉजिटिव, तो हम क्या ले लेंगे, आगे से माइनस ले लेंगे, क्या लेंगे माइनस, कितना हो रहा है आपके पास 8/2 यानी 4। तो आपके पास कॉस ओमेगा की जो वैल्यू लेनी है वो क्या लेना है, हिसाब से लेने के आपके पास या ये एक तरीका तो ये है, ठीक। अगर ऐसे में समझ में नहीं आ रहा तो सीधे क्या करो, आप इस पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे इससे, आपके पास जो आपने क्या निकाला 2, तो डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय 2, जब 2 से डिवाइड करें तो हो जाएगा √3/2 x + 1/2 y और -8/2 = 0, यानी 4 आपके पास। तो ये हो रहा है √3/2 x + 1/2 y = 4। तो ये आपके पास अपने आप ही किस में चेंज हो गया, लंब रूप में, क्योंकि अब थोड़ा ध्यान देना है इसको, अगर कॉस ओमेगा साइन ओमेगा के पद में लिखूंगा तो बताऊँ क्या होगा। देखो ये आपको मालूम है कि साइन का मान 1/2 और कॉस का मान √3/2 एक ही कोण के लिए होता है, वो आपके पास क्या होता है, आपके पास आपके पास कोण तो होता है 30 डिग्री, हो जाएगा cos 30 डिग्री x + sin 30 डिग्री y = 4। तो ये इस प्रकार से आपके पास ओमेगा भी प्राप्त हो गया और p भी प्राप्त हो गया। अब ध्यान नहीं देना कि आपको इस हिसाब से वैल्यू लेनी है कि ये पॉजिटिव है, क्योंकि ये -8 उधर जाएगी, +8 अपना भी हो रहा था, तो मैंने सीधे 2 से डिवाइड किया, भले इसकी वैल्यू क्या +-2 प्राप्त हो रही हो, ठीक है। तो मैंने केवल डिवाइड किया 2 से, ताकि अपना पे क्या हो जाए ये +2 से। अब ध्यान नहीं देना है कि a² + b² से डिवाइड हो सब जगह ही आपके पास, ठीक। तो ये आपके पास है रूपांतरण, किस प्रकार से हम क्या करेंगे, एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित करेंगे, वो मैंने आपको बताया आपके पास, ठीक। तो इसके आधार पर मेरे ख्याल से आप जो इसके एक्सरसाइज 10.3 उसके पहले जो 2-3 प्रश्न आपके पास हैं उनको आप इजीली कर सकते हैं। इसमें यही करना है कि इन प्रश्नों में यही करना है कि पहले वाले प्रश्न में क्या करना होगा, उसको ढाल अंतःखंड रूप में चेंज करके उसका ढाल वो y अंतःखंड निकालना है, और दूसरे क्वेश्चन में आपके पास क्या करना है, उसको अंतःखंड रूप में चेंज करके दोनों अंतःखंड निकालने, और तीसरे रूप में आपको अभिलंब रूप, ये जो बस अभिलंब नॉर्मल फॉर्म जो मैंने आपको बताई उसमें चेंज करते हुए एक तो निकालना है कोण, यानी ओमेगा, जैसे इस केस में ओमेगा कितना मिल गया 30, और लंबिक दूरी भी निकालनी है, इस केस में लंबिक दूरी कितनी मिल गई
4, जिसे हमें किसके द्वारा निरूपित करते हैं, स्मॉल p के द्वारा निरूपित किया जाता है। तो ये मैंने आपके पास कैलकुलेट कर लिया। तो आप इसके जो इससे संबंधित जो एक्सरसाइज है 10.3 उसको आप इजीली उसके पहले 3 प्रश्न आप इजीली कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में आपके पास एक तो एक्सरसाइज 10.3 के क्वेश्चन जो है उनको भी कराऊंगा, और साथ में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके पास आता है कि आपके पास बिंदु वो रेखा के मध्य दूरी, वो मैं आपको बताऊंगा आपके पास। ठीक।